बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ तसव्वुर शहज़ाद और आप देख रहे हैं तसव्वुर शहज़ाद ऑफिशियल। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है वो मुस्लिम लीग नून की जानिब से वज़ीर आज़म के उम्मीदवार की नामज़दगी और इमरान खान की जो ख़त IMF को है उस पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजिएगा और हमारी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। सबसे पहले बात करेंगे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने आज मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। ये बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट की गई है। इससे पहले फ़ैसला यही हुआ था कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म और आसिफ अली ज़रदारी सदर ममलिकत होंगे। तो अब बाज़ाब्ता तौर पर मुस्लिम लीग नून की जानिब से मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का उम्मीदवार नामज़द कर दिया है। कल इस हवाले से कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है और उस इजलास में 9 मुंतखब अरकान का हल्फ होगा और उसके बाद स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब और फिर वज़ीर आज़म का इंतखाब होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि इस वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बन चुकी है, तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उमर अयूब जो हैं वो वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। शहबाज शरीफ और उमर अयूब के दरमियान मुकाबला होगा और इसमें जो अक्सरियती वोट हासिल करेगा वो वज़ीर आज़म बन जाएगा। जहाँ तक शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने की बात है तो इसमें ये सवाल ज़रूर पैदा होता है कि पाकिस्तान वापस तो नवाज़ शरीफ आए थे वज़ीर आज़म बनने, लेकिन ऐसी क्या सूरत हाल बनी कि नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म न बने और शहबाज शरीफ के नाम का कुर्रा निकल आया। तो इसकी बुनियादी चीज़ जो है वो ये कहा जा रहा है बाज़ हलकों की जानिब से, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा भी यही कह रहे हैं कि चूँकि मियां नवाज़ शरीफ हार चुके हैं और जो जो जिन सीटों पर उनकी फतह का ऐलान किया गया है वो भी धौंस और धांधली के ज़रिए किया गया है, ये कहना है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमाओं का। और ये कह रहे हैं कि नवाज़ शरीफ इस वजह से वज़ीर आज़म के लिए नामज़द नहीं हुए चूँकि वो हारे हुए हैं और उनको बाकायदा तौर पर डांट भी पिलाई गई है ऊपर से और कहा गया है कि जब आप एक सीट नहीं निकाल सके तो वहाँ आपको कैसे वज़ीर आज़म बना दिया जाए। तो नवाज़ शरीफ साहब काफ़ी नाराज़ भी हैं और नालां भी हैं उन कुव्वतों से जो ऊपर बैठी अपनी शतरंज खेल रही हैं। सियासी शतरंज के इस खेल में अब नवाज़ शरीफ का जो मोहरा है उसको पीछे करके शहबाज शरीफ के मोहरे को आगे कर दिया गया और इस हवाले से कुछ हुकाम ये भी कह रहे हैं कि मौलाना फजल रहमान को जिस तरह इन्होंने PDM में इस्तेमाल किया था उसी तरह शहबाज शरीफ को भी अब इस्तेमाल किया जा रहा है और जो भी वज़ीर आज़म बनेगा उसका मुस्तकबिल तारीक है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की मुआशी हालत इंतहाई ख़राब है और जो भी वज़ीर आज़म आएगा महंगाई किए बगैर उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा और जिसने भी महंगाई करनी है लोगों की नज़र में उसकी पॉपुलैरिटी भी डैमेज होगी और उसकी शख्सियत भी मलामती ठहरेगी और यूँ पूरे मुल्क का उस पर निशाने, पूरे मुल्क के निशाने पर होगा और अवाम उससे शदीद नफरत करेंगे कि जब से ये वज़ीर आज़म बना है महंगाई ने हमारा जीना दोभर कर दिया है। पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, बिजली अभी 7 रुपए से ज़ायद यूनिट महंगी कर दी गई है। पेट्रोल कल जो उसका भी ऐलान होने जा रहा है वो भी महंगा किया जा रहा है। तो हुकूमत अभी आई नहीं और मुश्किलात पहले ही आके बैठ गई हैं और ये वो मुश्किलात वो इशारे हैं जो मौजूदा नई हुकूमत के लिए मुश्किलात बनेंगे। ये उसकी राह के कांटे साबित होंगी ये मुश्किलात और इससे नई हुकूमत के लिए जो है वो ये इक़्तिदार वो कांटों की सेज साबित होगा। तो इसलिए कहा जा रहा है कि जिन्होंने भी ये फैसला किया है कि वज़ारत उज़्मा की जो पग है वो शहबाज शरीफ के सर सजाई जाए, वो शहबाज शरीफ के खैर खा नहीं है बल्कि उन्होंने शहबाज शरीफ को गड़े में धक्का दिया है। अब देखना ये है कि क्या होता है, इसका अंजाम क्या निकलता है वो बहुत जल्द वाज़ेह हो जाएगा और ये भी लग रहा है कि
یہ حکومت جو ہے وہ اپنے دن بھی پورے نہیں کرے گی، بلکہ عوامی رد عمل کے سیلاب میں بہہ جائے گی اور بہت جلد دوبارہ حکومت بنانے کا فیصلہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ناظرین، دوسرا ہمارا جو موضوع ہے وہ عمران خان کے IMF کو لکھے گئے خط کی وجہ سے تنقید ہو رہی ہے عمران خان پر، کہ عمران خان نے IMF کو خط لکھ کر پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے۔ تو جناب، یہ غداری نہیں ہے، بلکہ اگر ہم تاریخ کے ورق الٹائیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو بھی ایسا ہی ایک اقدام کر چکی ہے۔ جی ہاں، جب میاں نواز شریف وزیر اعظم بنے تو 2007 کی یہ بات ہے، اس وقت بے نظیر بھٹو نے باضابطہ طور پر امریکہ کو یہ کہا تھا کہ وہ پاکستان کی امداد بھی بند کر دے اور پاکستان پر اقتصادی پابندیاں بھی عائد کر دے۔ بے نظیر بھٹو نے پاکستان کا وہاں نام لیا تھا، نواز شریف کا نام نہیں لیا تھا، جبکہ عمران خان نے نہ قرضہ دینے سے روکا ہے، نہ پاکستان کی مخالفت کی کوئی بات کی ہے۔ عمران خان نے ایک بات کی ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو حالیہ انتخابات ہوئے ہیں، IMF اس کا آڈٹ ضرور کروا لے، کیونکہ IMF کے جو چارٹرڈ ہے اس کے مطابق IMF ایسے ملک کو قرضہ دیتا ہے جہاں جمہوری استحکام ہو اور جمہوری حکومت ہو۔ عمران خان کا موقف یہ ہے کہ یہ حکومت دھاندلی کی وجہ سے آئی ہے، یہ عوام کی منتخب حکومت نہیں ہے۔ اگر یہ عوام کی منتخب حکومت ہوتی تو IMF اس کو بلا جھجک قرضہ دیتا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ چونکہ اب یہ دھاندلی سے آئے ہیں، اس لیے IMF جو ہے وہ دیکھے کہ عوام کی سپورٹ کس کے ساتھ ہے، کیونکہ حکومت وہی چلتی ہے جس کے پیچھے عوام کھڑے ہوتے ہیں۔ اور اب عمران خان نے جو IMF کو خط لکھا ہے اس میں یہی لکھا گیا ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ دھاندلی سے آئی ہے، یہ قرض لے گی، ڈکار جائے گی اور ملبہ جو ہے وہ عوام پر آئے گا، بوجھ جو ہے وہ عوام پر پڑے گا اور عوام جو ہے وہ مزید مہنگائی اور بے روزگاری اور دیگر معاشی مسائل کا شکار ہو کر خودکشیاں کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ایسے مشکل حالات مستقبل میں آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اس حالات میں عمران خان کا یہ خط قطعاً ملک سے غداری نہیں ہے، بلکہ یہ عین وفاداری ہے اور یہ ملک کے عوام کا درد ہے کہ عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عوام پر مشکل وقت نہ آئے، کیونکہ IMF کا یہ قرضہ یہ اپنے اللہ تللوں میں خرچ کریں گے، جو الیکشن پر یہ انویسٹ کر کے آئے ہیں اس کا یہ ریوارڈ لیں گے اور پھر یہ معاملات بہت آگے تک جائیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین، لاپتہ افراد کے کیس میں وزیر اعظم صاحب جناب ہمارے کاکڑ صاحب آج عدالت میں پیش ہوئے اور انہوں نے بڑی عجیب و غریب وہاں بات کی۔ ہم تو سمجھے تھے کہ وہ پاکستان کے عوام کے نمائندے ہیں، وہ عوام کی بات کریں گے اور جو لوگ لاپتہ ہو رہے ہیں ان کی حمایت میں بولیں گے، مگر وہاں پر کاکڑ صاحب نے بڑا عجیب و غریب بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ میں تو ریاست کو ڈیفینڈ کرنے آیا ہوں، انہیں عوام سے یا لاپتہ ہونے والے افراد سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ اور انہوں نے کہا کہ ریاست پر جو الزام عائد ہو رہا ہے کہ وہ لاپتہ کر رہی ہے افراد کو، تو میں اپنی ریاست کو بچانے کے لیے آیا ہوں۔ تو ناظرین، یہ ہمارے وزیر اعظم صاحب عوام کی سپورٹ میں نہیں نکلے بلکہ ریاست کی سپورٹ میں نکلے ہیں، اور ریاست کی جانب سے جو اقدامات ہو رہے ہیں اس سے لاپتہ افراد کے جو لواحقین ہیں وہ شدید پریشان ہیں اور ان میں نفرت پیدا ہو رہی ہے ریاست کے لیے، اور پھر ایسے موقعوں سے ہمارے جو دشمن ہیں وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب جب کسی کا کوئی گھر کا فرد لاپتہ ہوتا ہے تو پھر کچھ ملک دشمن ایجنسیاں، ملک دشمن عناصر، ملک دشمن ایجنٹ ان سے رابطہ کرتے ہیں اور پھر ان کے دل میں پاکستان کے لیے نفرت کے جذبات ابھارتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی ریاست ہے جہاں آپ رہ رہے ہیں کہ انہوں نے آپ کے ہی بندوں کو لاپتہ کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو ریاست کو بھی چاہیے کہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جو ریاست کی مقبولیت کے خلاف جائیں، جو ریاست کی مقبولیت کو کم کریں اور پاکستان کی عوام میں ریاست کے لیے نفرت کے جذبات پیدا کرنے کا باعث بنے۔ اس کے علاوہ ناظرین، یہ جو MQM اور گورنر سندھ کی کچھ ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اور ان ویڈیوز میں بڑی اہم انکشافات ہوئے ہیں اور ان میں باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو سیٹیں جیتی گئی ہیں وہ ہم نے جیتی نہیں ہیں، ہمیں ملی ہیں۔ تو یہ سیٹوں کی خیرات لینے والی، سیٹوں کی خیرات لینے والی حکومتیں کہاں چلیں گی، اور یہ پارٹیاں اور ان کے جو قائدین ہیں ان کا ضمیر کہاں سویا ہوا ہے کہ ایک
उम्मीदवार को धांधली के ज़रिए शिकस्त देकर इनको जितवाया गया। तो ये सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मंजर-ए-आम पर आती जा रही हैं और एक वक्त आएगा कि बहुत सारे लोग निकलेंगे और कहेंगे कि हमें जो ये फ़तह का फ़ार्म 45 दिया गया है ये जाली है, हमें फ़ार्म 45 में शिकस्त हुई थी और हम वो शिकस्त तस्लीम करते हैं। तो इस हवाले से नाज़रीन एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करने ज़रूरी समझते हैं कि खलाई मखलूक ने सदर ममलिकत से गुज़श्ता शब मुलाकात की है और इस मुलाकात में उन्हें डराने धमकाने की बात की गई है, मगर सदर ममलिकत ने कोई भी बात मानने से इनकार कर दिया है। सदर ममलिकत ये कहते हैं कि वो जो कुछ कर रहे हैं वो आइन और कानून के दायरे में कर रहे हैं और इस पर वो कभी यू टर्न नहीं लेंगे, बल्कि जो आइन में सदर ममलिकत की ज़िम्मेदारियाँ हैं वो अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं और उसको वो बेहतर अंदाज में निभाते रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन मौलाना फजल रहमान को भी मनाने की कोशिशें हो रही हैं और कोशिश है इनकी कि कहीं उनको दोबारा मना कर बहला फुसला कर वापस ले आएँ और दोबारा इस सेटअप में शामिल कर लें ताकि वो इस सेटअप के ख़िलाफ़ ना जाएँ। इन्हें ख़तरा इस बात का है कि अगर फजल रहमान को हम ना मना सके तो फजल रहमान और पीटीआई दोनों जो है वो हुकूमत के लिए स्ट्रांग अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और उसके लिए हुकूमत का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए तमाम हरबे भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लालच भी दिए जा रहे हैं, डराया भी जा रहा है, मिन्नत तरला भी किया जा रहा है कि मौलाना फजल रहमान किसी तरह इस हुकूमती कश्ती में सवार हो जाए। लेकिन मौलाना फजल रहमान इस बार बड़ी समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त जुमला कहा, उन्होंने कहा कि मैं अपनी दाढ़ी जो है वो मैंने ऐसे ही सफ़ेद नहीं कर ली, मैं 1965 के इंतखाबात देखता आ रहा हूँ, यानी वो 1965 के पहले भी इंतखाबात और फिर 71 के इंतखाबात, इन तमाम इंतखाबात का उन्होंने हवाला दिया और कहा कि मुझे याद है 1965 के जो इंतखाबात हुए थे वहाँ वो अपने वालिद के लिए इंतखाबी मुहिम में शरीक हुए थे, फिर 71 के इंतखाबात में भी उन्होंने किरदार अदा किया था। तो यूँ वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारे इंतखाबात वकूफ़ पज़ीर होते देखे हैं और इंतखाबात में क्या होता है वो मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। तो इसलिए अब मौलाना फजल रहमान ने मानने से इनकार किया है और कुछ लोग ये कह रहे हैं, कुछ हलकों में ये बहस हो रही है कि मौलाना फजल रहमान अपनी कीमत बढ़ा रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मौलाना इस बार उनका ज़मीर जाग गया और उन्हें ये एहसास हो गया है कि उन्हें पीडीएम के प्लेटफार्म पर इस्तेमाल किया गया है और अब मौलाना ने ये तहिया किया है कि वो अब इस्तेमाल नहीं होंगे। ये थी नाज़रीन अब तक की अपडेट। तसव्वुर शहज़ाद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।